नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके सभी सवाल। पहला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है शिशिर ब्राह्मे जी ने। शिशिर जी ने कहा है कि उनकी आयु 52 वर्ष की है, रिटायर होने के लिए 10 वर्ष का समय है और पूछना चाहते हैं कि रिटायरमेंट पर 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, इसके लिए कितना उन्हें निवेश करना चाहिए और एसआईपी के जरिए वो निवेश करना चाहते हैं। तो शिशिर जी, अब सीधी सी बात है कि यदि आपको 1 करोड़ रुपए जुटाने हैं और एसआईपी करनी है तो इक्विटी फंड्स का आपको सहारा लेना होगा, क्योंकि इक्विटी फंड्स में अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन चाहे बात इक्विटी की हो या फिर अदर एसेट क्लासेस की, आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। ये निर्भर करता है बाजार की चाल पर। जैसी परफॉर्मेंस होगी, जिन इंस्ट्रूमेंट्स में, जिन एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट होगा, उसके आधार पर आपको रिटर्न्स मिल पाएंगे। लेकिन हिस्टोरिकल रिटर्न्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म में 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। तो यदि मैं सिंपल यहां पर मैथ करूं, यानी कि एक कैलकुलेशन करूं, तो 10 साल में 1 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 12% के CAGR पर हर महीना 44,636, यानी कि आप कह लीजिए कि 45,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट तभी ज्यादा मिलता है जब समय लंबा हो। यदि समय लंबा होगा तो कम इन्वेस्टमेंट से भी बड़ी राशि जुटाना मुमकिन हो पाता है। लेकिन अब क्योंकि आपने बात की है 10 साल की, और यहां पर यदि हम 12% से कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी करीब 45,000 रुपीज पर मंथ आपको इन्वेस्ट करने होंगे। और यदि मैं एक दूसरा फॉर्मूला यूज करूं कि आप स्टेप अप मेथड अपना लें, यानी कि आप डिसाइड करें कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को एक फिक्स परसेंट से बढ़ाते रहें, और यदि कैलकुलेशन करने के लिए मैं मान के चलूं कि आप अपनी एसआईपी की अमाउंट को हर साल 10% से बढ़ाएंगे, तब भी आपको करीब 30,600 रुपए से शुरुआत करनी होगी। यानी कि फर्स्ट ईयर में हर महीना आप 30,600 रुपीज इन्वेस्ट करें और अगले साल इसे 10% से बढ़ा दें, और उसके बाद ईयर आफ्टर ईयर 10% से एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते जाएं। तब जाके आप 10 साल में 1 करोड़ रुपए जुटा पाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि अगेन मैं कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। ये रिटर्न्स 12% से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। और साथ ही यहां पर एक बात जानना और जरूरी है, मैं बात कर रहा हूं इक्विटी फंड्स की 10 साल के लिए। लेकिन देखा जाए तो जब रिटायरमेंट के आप नजदीक होते हैं तब आपको अपना इक्विटी एक्सपोजर कम करके डेट में बढ़ाना चाहिए। और इस हिसाब से यदि हम बात करें कि पहले 5 साल आप इक्विटी में करें, उसके बाद आप हाइब्रिड स्कीम में या डेट स्कीम में इन्वेस्टमेंट को स्विच कर दें, और आगे की एसआईपी भी आप थोड़ी सी कम जोखिम वाली स्कीम्स में करें, तो रिटर्न्स और भी कम हो जाएंगे। तब उस हिसाब से बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपको और भी बढ़ाना होगा। यहां पर एक राय मेरी आपके लिए है कि जो टारगेट आपने लिया है उस टारगेट को आप थोड़ा कम कर लें। आपने अपने पूरे जीवन काल में, पूरी सर्विस में और कहीं भी इन्वेस्ट किया होगा, आप उसको भी अपने रिटायरमेंट का एक पार्ट समझें, और जो आपका अभी टारगेट है 10 साल के लिए उसको थोड़ा कम रखें, ताकि आप उसे एक सुरक्षित तरीके से अचीव कर सकें। अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है रोहित राठौर ने। रोहित कह रहे हैं कि वो 4 साल से LIC में निवेश कर रहे हैं और उनका प्रीमियम है 1,50,000 पर एनम। 1.5 लाख सालाना प्रीमियम भर रहे हैं वो अपनी LIC पॉलिसी के लिए। अब वो जानना चाहते हैं कि क्या LIC में निवेश करना अच्छा है या म्यूचुअल फंड्स में। रोहित जी,
पहली बात यह है कि LIC और म्यूचुअल फंड दो अलग चीजें हैं। जब आप LIC या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी लेते हैं तो ये देखना जरूरी है कि उसमें आपको लाइफ कवर कितना मिल रहा है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सुरक्षा। यानी कि गॉड फॉरबिड टर्म के दौरान यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स या उसके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं फैमिली में, उन्हें कितनी राशि मिलेगी। तो यहां पर एक्चुअली यदि आप 1.5 लाख रुपया सालाना भर रहे हैं और मैं मान के चलूं कि आपको 10 टाइम भी उसका कवर मिल रहा हो, ये सिर्फ मैं एक अज्यूम कर रहा हूं, तो आपने मान लीजिए कि 1.5 लाख भर के 15 लाख का आप कवर पा रहे हैं या उससे थोड़ा अधिक भी यदि आपको कवर मिल रहा है, तो क्या यह काफी होगा? इसके बजाय एक टर्म प्लान लेना मेरे हिसाब से सही रहता है, क्योंकि हालांकि डिपेंड करता है किस एज में आप पॉलिसी ले रहे हैं और पॉलिसी का टर्म क्या है, लेकिन फिर भी यदि यंग एज में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि टर्म प्लान लिया जाए तो 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान 15-20 हजार रुपए के प्रीमियम पर मिल जाता है। या और भी यदि आप 25-30 साल की उम्र में ले रहे हैं तो शायद प्रीमियम और भी उसका कम आएगा। तो फिर ऐसे में 1.5 लाख रुपया सालाना प्रीमियम भरने की बजाय यदि 15-20 हजार रुपया प्रीमियम भर दिया जाए और बाकी के पैसे अपने हिसाब से कहीं और निवेश किए जाएं जहां पर बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद हो, तो फिर ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इंश्योरेंस कवर बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए सालाना 1.5 लाख रुपया प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। और एक बात तय है कि यदि लंबे समय के लिए 15-20 साल के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करने की बजाय डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए, यानी कि एक मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस तरह के फंड्स में यदि कोई व्यक्ति 10-15 साल के लिए निवेश करे, ऐसे में एक ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मुकाबले कहीं बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद की जा सकती है। तो लाइफ इंश्योरेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए, लेकिन साथ में बाकी पैसों को यदि लंबे वक्त के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जाए तो ये बेहतर ऑप्शन माना जा सकता है। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मनोज कुमार ने। मनोज जी कह रहे हैं कि वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। 60,000 रुपया महीना उनकी सैलरी है, 2 साल की बेटी है और उनका जो महीने का खर्च है EMI मिलाकर वो 30,000 से 35,000 रुपया हो जाता है। तो बाकी जो पैसे बचे उनसे वो SIP करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि वो ELSS में SIP करना चाहते हैं। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, यानी कि टैक्स सेविंग स्कीम। मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं और तब आपको ELSS में इन्वेस्ट करके अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन जैसा आपने कहा है कि जो आपकी इनकम है इस वक्त पर, उसके हिसाब से यदि मैं देखूं तो शायद न्यू टैक्स रिजिम भी आपके लिए सूटेबल हो सकता है। तब आपको ELSS में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने हिसाब से कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप SIP के जरिए निवेश करते हैं तो ELSS में 3 इयर्स का लॉक इन होता है। और 3 इयर्स का लॉक इन मतलब ये हुआ कि जो भी यूनिट्स आप बाय करते हैं, हर यूनिट 3 साल के लिए लॉक हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आप SIP करते हैं, आपने 3 साल तक SIP कंटिन्यू की, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद आप पूरे पैसों को विड्रॉ कर पाएंगे। एक्चुअली 3 साल के बाद जो फर्स्ट मंथ की SIP थी, जिनको 3 साल पूरे हुए हैं, आप सिर्फ उन्हीं को विड्रॉ कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आप 4 साल तक SIP करते हैं और 4 साल के बाद आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट ईयर में आपने इन्वेस्ट किया था, उस वक्त जो यूनिट्स आपको मिली थी, उनकी जो भी वैल्यू है वही आप निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आप यदि ये चाहते हैं कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जैसा आपने लिखा है, आपको पैसे मिलते रहें, तो यहां पर ओपन एंडेड स्कीम्स मतलब
ELSS भी ओपन एंडेड होते हैं लेकिन वहां पर लॉक इन होता है। ऐसी स्कीम जहां पर लॉक इन नहीं है वहां पर आप निवेश करें तो ये बेहतर होगा। और या फिर आप पैसों को अलग अलग डिवाइड कर लें। जो आप ELSS में इन्वेस्ट करेंगे उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें, और जो 5 साल 10 साल की आप बात कर रहे हैं वहां पर दूसरी स्कीम को भी आप शामिल कर लें। तो यहाँ पर आप मेरे एसेट, टैक्स सेवर या कैनरा रोबेको टैक्स सेवर स्कीम को कंसिडर कर सकते हैं। ये है बात ELSS की। लेकिन इसके अलावा आप दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करें। यदि आप 5 साल की बात कर रहे हैं तो 5 साल के लिए मेरा सुझाव यह है कि आपको एक हाइब्रिड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, और यहां पर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड कंसीडर किया जा सकता है। और अब बात करते हैं 10 इयर्स की। 10 इयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड कंसीडर कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड के लिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड कंसीडर किया जा सकता है, और फ्लेक्सी कैप फंड में मेरी चॉइस है निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और 15 इयर्स के लिए आप जो SIP करना चाहते हैं उसके लिए आप एक मल्टी कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं, और इसके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड या ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड कंसीडर किया जा सकता है। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है श्वेता जैन ने। और श्वेता जी ने एक नहीं बल्कि 3 सवाल पूछे हुए हैं, और मैं यहाँ पर एक साथ तीनों सवालों के जवाब दूंगा। तो श्वेता जी का पहला सवाल यह है कि उन्होंने यूनियन मिड कैप फंड, यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड, यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड, यूनियन वैल्यू डिस्कवरी फंड, इन सब में इन्वेस्ट किया हुआ है। और वो जानना चाहते हैं कि अक्सर इन फंड्स के बारे में कोई सवाल नहीं पूछता, इन फंड्स की बात नहीं होती है, तो क्या ये सेफ नहीं है, क्या उन्हें इन स्कीम से एग्जिट कर लेना चाहिए। श्वेता जी, यूनियन म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स पर अक्सर व्यूअर्स क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि यूनियन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। हर फंड हाउस का मार्केटिंग का अपना तरीका होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक तरीका होता है, और शायद यूनियन म्यूचुअल फंड उतनी अग्रेसिवली अपनी स्कीम्स को प्रमोट नहीं कर पाती है कि अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स तक ये स्कीम्स पहुंच पाएं। दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको यहां पर इन्वेस्टेड रहना चाहिए या आपको यहां से निकल जाना चाहिए। और साथ ही आपने ये भी पूछा क्या यूनियन म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है। यूनियन म्यूचुअल फंड को यूनियन बैंक प्रमोट करता है, यानी कि यूनियन म्यूचुअल फंड का प्रमोटर यूनियन बैंक है। एक सरकारी बैंक इस म्यूचुअल फंड का प्रमोटर है, लेकिन इस बात से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि प्रमोटर कौन है। यदि कोई भी फंड हाउस इंडिया में है तो सेबी के नियम ऐसे हैं कि फंड हाउस को आप सेफ मान सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उस फंड हाउस की जो स्कीम्स हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगी, और ये निर्भर करता है कि फंड मैनेजर्स उन स्कीम्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और किसी भी फंड हाउस की बहुत सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक सही चॉइस नहीं मानी जा सकती। तो आपने यूनियन म्यूचुअल फंड की 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, इस हिसाब से मैं आपको जरूर कहूंगा कि आपको उनकी कुछ स्कीम से तो जरूर एग्जिट करना चाहिए। तो यहां पर यदि आपके पास 4 स्कीम्स हैं तो उनमें से यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड और यूनियन वैल्यू डिस्कवरी फंड, इन 2 फंड से मैं आपको निकलने की सलाह दूंगा। यूनियन मिड कैप फंड और यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड में आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकती हैं। श्वेता, आपका अगला सवाल है बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड को लेकर। और बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, और हालांकि फंड का साइज छोटा है, लेकिन आपने क्योंकि यहाँ पर निवेश किया हुआ है तो मेरी राय यह है कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना चाहिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकती हैं। अब आते हैं आपके आखिरी सवाल पर। आपने पूछा है UTI फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर, और 3 साल से आप SIP कर रही हैं और आप स्कीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं और जानना चाहती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, ऐसा भी आपने जिक्र किया है। तो श्वेता जी, इस स्कीम की परफॉर्मेंस से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ,
और स्कीम का यदि आप प्रेजेंट पोर्टफोलियो देखें तो उसके हिसाब से भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरी राय यह है कि आप इस स्कीम से एग्जिट करके किसी और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, और फ्लेक्सी कैप फंड में निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड शायद सही चॉइसेस हो सकती हैं। और यदि आप यूनियन मिड कैप फंड से एग्जिट करती हैं तो आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या मिरे एसेट मिड कैप फंड शायद सही चॉइस हो सकती हैं। और साथ ही यदि हम बात करें फ्लेक्सी कैप, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यदि आप यूटीआई फ्लेक्सी कैप से एग्जिट कर रही हैं तो उसके बजाय आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप या फिर निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कर सकती हैं। तो वही फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं यदि आप यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड से एग्जिट करती हैं, और पोर्टफोलियो में आप सिर्फ एक ही फ्लेक्सी कैप फंड रखें। दूसरा फंड आप मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप कंसिडर कर सकती हैं। पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के साथ एक फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फंड रखना फायदेमंद साबित शायद ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कुछ सवालों के उत्तर देने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको ठीक से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।